प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं रतन सिंह, राजनीति शास्त्र विभाग, वैश्य महाविद्यालय भिवानी, आपके साथ मार्क्स के राज्य संबंधी विचारों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। मार्क्स के राज्य संबंधी विचारों को समझने के लिए मार्क्स से पहले के दार्शनिकों के राज्य संबंधी विचारों को जानना अति आवश्यक है। कुछ विचारक राज्य को एक उपयोगी संस्था मानते थे, जबकि कुछ अन्य विचारक राज्य को आवश्यक बुराई मानते थे। अरस्तु के अनुसार राज्य का जन्म जीवन के लिए हुआ है और वह एक अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है। प्लेटो का कहना था कि राज्य में अनेक वर्ग होते हैं जो सामान्य हित के लिए सहयोग से कार्य करते हैं। इन विद्वानों का विचार था कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए राज्य अति आवश्यक है। बिना राज्य के समाज में जंगल का नियम होता है। प्रोफेसर लास्की के अनुसार राज्य विभिन्न वर्गों में सामंजस्य स्थापित करने वाली संस्था है, लेकिन मार्क्स के अनुसार राज्य कभी भी कल्याणकारी संस्था नहीं रहा और न कभी ऐसा हो सकता है। राज्य सदैव एक ऐसा संगठन रहा है और सदैव ऐसा ही संगठन रहेगा जिसके द्वारा प्रधान आर्थिक वर्ग दूसरे आर्थिक वर्गों के ऊपर शासन करता है और उनका शोषण करता है। मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में राज्य को पूंजीपति वर्ग की कार्यकारिणी समिति बताया है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद के हितों की रक्षा के लिए राज्य न केवल पुलिस और सैनिक शक्ति रखता है, बल्कि राज्य की न्याय प्रणाली, शिक्षा प्रणाली और धर्म आदि का प्रयोग भी करता है। इसलिए मार्क्स का कहना है कि श्रमिक क्रांति के पश्चात जब पूंजीवाद का पूर्ण विनाश हो जाएगा और आदर्श साम्यवादी समाज की स्थापना होगी, तब राज्य विलुप्त हो जाएगा। साम्यवादी समाज में जब कोई भी वर्ग नहीं बचेगा तो राज्य की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। मार्क्स के अनुसार राज्य की विशेषताएं, इसमें प्रथम विशेषता है राज्य वर्ग संघर्ष की उत्पत्ति है। मार्क्स के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक संस्था न होकर के वर्ग संघर्ष की उत्पत्ति है। आदिम साम्यवादी समाज में राज्य नहीं था, क्योंकि उस समय समाज में वर्ग भी नहीं थे। परंतु जैसे ही आदिम साम्यवादी व्यवस्था समाप्त हुई और व्यक्तिगत संपत्ति के उदय के साथ समाज दो भागों में बटा, तो राज्य की भी स्थापना हो गई। अतः विभिन्न वर्गों के संघर्ष के कारण राज्य का जन्म हुआ है। दूसरी विशेषता है राज्य सदैव शोषक पक्ष का समर्थन करता है। मार्क्स के अनुसार राज्य सभी वर्गों को एक साथ लेकर नहीं चल सकता। राज्य तो सदा उस वर्ग का समर्थक रहा है जिसका उत्पादन के साधनों पर प्रभुत्व होता है। राज्य की सत्ता का प्रयोग शोषक वर्ग अपने हितों के लिए करता है और राज्य श्रमिकों का शोषण करने में पूंजीपतियों का साथ देता है। पूंजीपतियों को हानि पहुंचाने वाले सभी कार्यों का राज्य दमन करता है और राज्य का यह दमनात्मक एवं दंडात्मक स्वरूप उस समय सामने आता है जब श्रमिकों द्वारा अपनी दशा को सुधारने के लिए जो हड़ताल की जाती है, उसको रोकने के लिए, उन प्रदर्शन को रोकने के लिए, उसको कुचलने के लिए राज्य की तरफ से पुलिस व सेना का प्रयोग किया जाता है। अगली विशेषता है राज्य का आधार शक्ति है। मार्क्स के अनुसार राज्य पाशविक शक्ति पर आधारित है, न कि मनुष्यों की इच्छा पर। इसलिए राज्य की समाप्ति के लिए शक्ति का प्रयोग करना आवश्यक है, क्योंकि शक्ति को शक्ति से ही काटा जा सकता है। इसलिए पूंजीवादी राज्य का अंत क्रांति व हिंसा के द्वारा हो सकता है। इसलिए कार्ल मार्क्स मजदूरों को
क्रांति करने के लिए प्रेरित करता है। अगली विशेषता है राज्य सार्वजनिक कल्याण का विरोधी है। मार्क्स के अनुसार राज्य जनता के हित का विरोध करता है। राज्य पुलिस, सेना व कानून की व्यवस्था को जनता के हित में बताकर पूंजीपतियों का साथ देता है। राज्य जो शिक्षा की व्यवस्था करता है उसमें बच्चों में ऐसी भावना पैदा की जाती है जिससे पूंजीपतियों की जड़ें मजबूत हो जाएं। धर्म के द्वारा गरीब जनता को यह पाठ पढ़ाया जाता है कि सुख दुख सब भाग्य का खेल है। राज्य के द्वारा यातायात, संचार की व्यवस्था, इन सब की उन्नति वास्तव में पूंजीपतियों के हितों को ध्यान में रख करके की जाती है। मार्क्स के अनुसार जन कल्याण का नाम लेकर राज्य पूंजीपतियों का पोषण करता है। अगली विशेषता है राज्य कष्टदायक है। मार्क्स के अनुसार राज्य सदा कष्टदायक रहा है और सदा कष्टदायक ही रहेगा। राज्य तो गरीबों, श्रमिकों तथा अन्य असहाय लोगों को कष्ट देने का एकमात्र साधन है। मार्क्स ने बताया है कि राज्य का बल एक ऐसी चक्की के समान है जो एक वर्ग को पीस डालती है, यानी कि जो कमज़ोर वर्ग होता है, जो गरीब वर्ग होता है, उसको पीस डालती है। और आज के जो प्रजातंत्रीय राज्य हैं वे भी इसी प्रकार की चक्की का एक रूप हैं और राजतंत्र भी इसी प्रकार की चक्की का एक रूप है। अगली विशेषता है श्रमिक वर्ग की तानाशाही स्थापित करना तथा राज्य विहीन काल की स्थापना करना। मार्क्स का विश्वास था कि एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि जब पूंजीवाद का नाश हो जाएगा, दुनिया के सभी मजदूर एकत्रित हो जाएंगे और क्रांति के द्वारा पूंजीपतियों से सत्ता छीन लेंगे और मजदूर वर्ग की तानाशाही स्थापित हो जाएगी। जब पूंजीवाद का पूर्ण विनाश हो जाएगा और राज्य समस्त समाज का वास्तविक प्रतिनिधि बन जाएगा, तब राज्य अनावश्यक हो जाएगा। राज्य के लोप होने के पश्चात आदर्श समाजवादी समाज की स्थापना होगी। इसमें मनुष्य पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता का उपभोग करेगा। उत्पादन के साधनों पर समाज का पूरा नियंत्रण रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार काम करेगा और उसे अपनी आवश्यकता अनुसार सभी कुछ मिलेगा। यह समाज न केवल राज्य विहीन बल्कि वर्ग विहीन भी होगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि मार्क्स राज्य को शोषक पक्ष का समर्थक मानता है। मार्क्स का कहना है कि राज्य पूंजीपतियों का साथ देता है, मजदूरों का अहित करता है, कष्टदायक है, सार्वजनिक कल्याण का विरोधी है और शक्ति पर आधारित है। लेकिन आज के समय में मार्क्स के इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसको मान्यता नहीं दी जा सकती। आज के कल्याणकारी राज्य के युग में मार्क्स के राज्य संबंधी सिद्धांत की अनेक आधारों पर आलोचना की जाती है। उनमें सर्वप्रथम आधार है कि राज्य किसी एक वर्ग के लिए न होकर के सार्वजनिक कल्याण के लिए होता है। मार्क्स का यह विचार कि राज्य सदा पूंजीपतियों के लिए काम करता है और सार्वजनिक कल्याण के लिए कुछ भी नहीं करता, आज गलत प्रतीत होता है। राज्य किसी एक वर्ग के लिए न होकर के समाज के लिए काम करता है। राज्य का मुख्य कार्य विदेशी शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान करना है, आंतरिक शांति की व्यवस्था करना है और उन परिस्थितियों को उत्पन्न करना है जिसमें व्यक्ति अपना विकास कर सके। आज का राज्य कल्याणकारी राज्य है, जनता के हित के लिए अनेकों काम करता है। मार्क्स ने राज्य के स्वाभाविक और वास्तविक स्वरूप के स्थान पर दूषित एवं विकृत रूप प्रस्तुत किया है। अतः मार्क्स की राज्य संबंधी धारणा आधुनिक कल्याणकारी राज्यों पर लागू नहीं की जा सकती। इसके साथ साथ
मार्क्स यह मानता है कि राज्य स्वयं लुप्त हो जाएगा, राज्य का समापन हो जाएगा, राज्य की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। वास्तव में यह विचार काल्पनिक विचार है, क्योंकि आज के युग में राज्य कमज़ोर होने की बजाय अत्यधिक शक्तिशाली और आधुनिक होता जा रहा है, और इस समय राज्य के लुप्त होने की बात करना व्यर्थ साबित होता है। इस प्रकार मार्क्स का राज्य संबंधी दृष्टिकोण बिल्कुल भी उचित प्रतीत नहीं होता, लेकिन इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कृषि के आरंभ होने के बाद जब मनुष्य ने अपनी संपत्ति बनानी शुरू की, तो संपत्ति की लालसा ने अमीर गरीब के भेदभाव को जन्म दिया। जिस प्रकार आर्थिक जीवन जटिल होता गया, उसी प्रकार राज्य का क्षेत्र भी बढ़ता गया। और मार्क्स की यह बात भी सत्य है कि प्रारंभिक राज्य साधन संपन्न वर्ग के अधिकार क्षेत्र में ही काम करता था। इस प्रकार यह कहना कि आधुनिक कल्याणकारी राज्य का आधार मार्क्सवाद ही है तो गलत नहीं होगा।